बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे बात की जा रही है मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल की, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बेसिकली पूछने का मकसद है कि ये कहा जा रहा है कि एडिशन ऑफ HBr, जब हम HBr का एडिशन करते हैं प्रोपीन के ऊपर तो हमें मिलता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। वहीं पे अगर HBr के साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड भी अगर डाल दिया जाए तो ऐसे में जो हमारा उसी रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसका रीजन क्या है और इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, दिस इज व्हाट यू बीन आस्क्ड। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे है आपका प्रोपीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपीन। इसके अंदर अगर मैं HBr का एडिशन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये मेरे को प्रोडक्ट मिल जाता है। बट अगर यहाँ पे इसी को मैं रिएक्ट कराऊं HBr के साथ में, बट यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड की मैं प्रेजेंस रखती हूँ या फिर किसी भी परऑक्साइड की, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो है ब्रोमीन, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इन दोनों का रीजन क्या है, तो अगर इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को बताऊं तो इसका रीजन हो जाता है कि ये जो रिएक्शन है ये कैटायनिक मैकेनिज्म से काम करती है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है वो कैटायनिक है, जबकि अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें तो वो फ्री रेडिकल है। ये तो हुआ सबसे शॉर्ट में आंसर। ठीक है, लेकिन किस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं, क्या आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। एक और एक बात, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जो फर्स्ट केस में आपको मिल रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग है। जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्योंकि मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कहते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता क्या है, मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि कोई भी जो आपका रिएजेंट होता है उसका नेगेटिव अडक्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमारा नेगेटिव अडक्ट यहाँ पे कौन है, तो वो है ब्रोमीन। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि जो भी नेगेटिव अडक्ट होता है आपके रिएजेंट का, वो हमेशा ही वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा डबल बॉन्ड के अराउंड जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, अब अगर हम डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहां पे कि हाइड्रोजन कम हो आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड। अब जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा तो आप देख सकते हो कि ब्रोमीन आपका इस पोजिशन पे जाके लगा है। बट अगर हम दूसरे वाले रिएक्शन में देखें तो क्योंकि मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये उस पोजिशन पे गया जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है, या फिर इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, इसी को हम खराश इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं और इनके मैकेनिज्म्स को देखते हैं। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी कुछ हम बात करेंगे वो अनइवन या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई इस तरह का एल्कीन लिया होता तो फिर जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि या तो ब्रोमीन जो है वो आपका इधर लगता या फिर ब्रोमीन आपका इधर लग जाता, तो ऐसे में दोनों में कोई खास फर्क नहीं आता क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो चाहे ब्रोमीन इधर लगे चाहे इधर लगे, दे रेफर टू द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा अनइवन एल्कीन या फिर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ही बात करें। अब हम लोग एक एक करके दोनों के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मैकेनिज्म लें जिसके अंदर क्या है, जो केटायनिक मैकेनिज्म है जिससे कि हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप देख सकते हो उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो HBr है, क्योंकि हमने HBr लिया है, HBr होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, आराम से H+ निकाल देगा। H+ और Br- यहाँ पे रिलीज हो गए। जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, राइट, ये तो आप सब जानते हो। अब यहाँ पे H+ आयन जो है वो निकल चुका है। H+ आयन का क्या है, साइज छोटा है, साइज छोटा है, वजन कम है, तो अगर दोनों को अगर रन करवाया जाए तो कौन H+ पहले पहुंचेगा अपने रिएक्टेंट के पास में। तो इस रिएक्टेंट के अंदर अब जब H+ जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोजन वो दोनों जगह पे एक बार जुड़ेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले जो है ये हाइड्रोजन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये बेसिकली टूटेगा और एक यहाँ पे H+ आ जाएगा। तो जैसे ही H+ यहाँ पे आया तो आपने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आ चुका है टर्मिनल पोजिशन पे। बट आप सभी जानते हो कि अगर हम लोग पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी की बात करें, केटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो प्राइमरी केटायंस होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन और फिर टर्शरी कार्बोकेटायन। तो टर्शरी कार्बोकेटायन क्योंकि 3 वहां पे एल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट मिलते हैं जिससे कि ये जो कार्बोकेटायंस हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। ये चीजें हम लोग पहले कवर कर चुके हैं GOC के अंदर। सो ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन और सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो टर्शरी का कोई मतलब नहीं है।
पर प्राइमरी में भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि ऐसे में, क्योंकि ये कार्बोकेटायन तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हाइड्रोजन जो है वो 1-2 पोजिशन पे इसकी शिफ्टिंग हो जाए, यानी कि एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मैं ऐसे शो कर देती हूँ, अगर मान लो किसी भी रीजन से हाइड्रोजन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब आपका इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कार्बन पे। तो सेकेंडरी कार्बन पे भी कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी सेकेंडरी की ज्यादा होती है और प्राइमरी की कम होती है, तो ये वाला जो आपका कार्बोकेटायन है ना, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहलाएगा। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा ना, वो ज्यादा टाइम तक आपके रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल रहेगा। तो इस वजह से जब ब्रोमीन माइनस आएगा तो वो उस पर अटैक करेगा जो कार्बोकेटायन स्टेबल है, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे, और इसलिए आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमीन 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। पर क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पे हमने बेंजोइल परऑक्साइड को यूज किया होता, अगर हम बेंजोइल परऑक्साइड को लेते सेम उसी एल्कीन में जो कि अनसिमेट्रिकल है, तो वो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। वो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या फिर खराश इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता, जिसमें कि ब्रोमीन जो है वो कम हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे ना लेके ज्यादा हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे लगता। देखो इसी को परऑक्साइड या फिर खराश इफेक्ट भी कहते हैं, और दिस हैपेंस ओनली विद HBr। ठीक है, आप HBr के साथ इसको यूज करोगे, HCl और HI के साथ में इस रिएक्शन को हम नहीं देखते हैं। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये है हमारा बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, देख पा रहे हो, ये हो गया आपका बेंजोइल। बेंजोइल ग्रुप समझते हो ना, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, जैसे अगर हम बोले बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल प्लस COCl है ना, तो इसको हम कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है, इस क्लोरीन को हटा दो और उसकी जगह पे एक पर ऑक्साइड ग्रुप लगा दो, तो पर ऑक्साइड क्या होता है, O2। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड, ठीक है। चलो, तो ये लग गया हमारा बेंजोइल परऑक्साइड। अब ये क्या होगा, क्योंकि ये होमोलाइसिस जैसे ही होगा, तो एक्चुअली ये जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर। कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए जो उस रिएक्शन को स्टार्ट करे। तो जो आपके परऑक्साइड्स होते हैं बहुत आसानी से रेडिकल के अंदर टूट जाते हैं। तो जब ये आपका परऑक्साइड होमोलाइसिस होगा, तो एक्चुअली एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, एक रेडिकल जनरेट हो गया। रेडिकल्स क्या होते हैं, इसी को चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड भी इधर, तो यहाँ से एक CO2 गैस और निकल गई, और साथ में आपका C6H5 का रेडिकल बन गया, फिनाइल ग्रुप का रेडिकल बन गया, ठीक है। अब ये जो फिनाइल ग्रुप का रेडिकल बन गया, एक बात याद रखना, आप हमेशा ही जब भी रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, कि अगर रेडिकल के सामने ये बॉन्ड जो है इसका तो टूटना लाजमी है, ये बॉन्ड तो टूटेगा H और Br का, तो यहां से निकलेगा एक H रेडिकल और एक Br रेडिकल, ठीक है। तो कभी भी कोई फ्री रेडिकल होता है, उसके सामने दो दो रेडिकल्स हो, तो वो जाके उससे पहले जुड़ेगा जो रेडिकल साइज में छोटा होगा या वजन में कम होगा। तो क्योंकि H रेडिकल जो है वो बहुत छोटा सा है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो वो फटाफट से C6H5 के साथ में कंबाइन हो जाएगा, और इसलिए आपका C6H6 बनेगा और Br रेडिकल पीछे रह जाएगा। अब देखो पिछले वाले केस में अगर आप ध्यान दो, तो पहला अटैक जो था वो किसका था, H+ का था। देखो ध्यान दो, ब्रोमीन ने बाद में अटैक किया था, एक सेकेंड, हाँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो पहले है ना, पहला अटैक हुआ था आपके एल्कीन के ऊपर, वो हुआ था H+ का, और ब्रोमीन का अटैक बाद में हुआ था। मैं इसको 1 लिख देती हूँ, इसको 2 लिख देती हूँ, तो इसलिए उसको अपनी पसंद की पोजीशन जो है मिल गई थी, राइट। अब यहाँ पे जो अगर हम देखें, तो यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है पहले से। अब यहाँ पे पहला अटैक ब्रोमीन रेडिकल का हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो C6H5 के साथ निकल चुका है। तो ये जो ब्रोमीन रेडिकल है, अब ये कहाँ जाके बैठ जाएगा, अब इसके पास दो पोजीशंस हैं, कि वो चाहे तो इस पोजीशन पे जाके बैठ जाए, और ये चाहे तो इस पोजीशन पे बैठ जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं वो कौन कौन सी पोजीशन पे बैठ सकता है, दोनों पे बिठा के देखते हैं। तो अगर ब्रोमीन रेडिकल आपका यहाँ बैठ जाता है सेकेंडरी पोजिशन पे, तो जो रेडिकल है वो प्राइमरी रेडिकल बन जाएगा, और अगर वो प्राइमरी पोजिशन पे जाके बैठता है, तो जो रेडिकल आपको मिलेगा वो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा। अब जिस तरह से हमने कैटायंस के लिए देखा, उसी तरह से जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है ना, वो भी प्राइमरी रेडिकल की कम, सेकेंडरी रेडिकल की ज्यादा, और टर्शियरी रेडिकल की सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर ब्रोमीन यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन पे लग जाए, तो रेडिकल जो है वो सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि एक बेटर ऑप्शन है। तो इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है ये बनता है, ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल ये स्टेट बनती है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट। अब जब यहाँ पे HBr जब आएगा, तो अब देखो ब्रोमीन रेडिकल तो ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो ये H रेडिकल जो यहाँ से जनरेट होगा, ये H रेडिकल जाएगा और इस CH रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा CH2, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होगा।
कुछ, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, बट मेजरली ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट है जिसको हम 1 ब्रोमोप्रोपेन कह रहे हैं वो हमें मिलेगा। तो इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल पहले अवेलेबल है और इसके थ्रू आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन रेडिकल बाद में अवेलेबल है एल्कीन को। तो इस वजह से जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ऑपोजिट मिल रहे हैं बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ केटायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखो हमेशा आपसे जो है ना कोई भी इसका मैकेनिज्म इतना नहीं पूछेगा, हाँ मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, बट आपको मैकेनिज्म के अलावा आप लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर आपको किस तरह का रिएजेंट दिया जाता है, तो ये जरूर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दे आर वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर्स। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान रखना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा और पेरोक्साइड की एब्सेंस में मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट मिलेगा, ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो हियर वी हैव डिस्कस द मैकेनिज्म टू गिव यू अ बेटर क्लैरिटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन चुका है, एक माइनर प्रोडक्ट भी होगा बट माइनर आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, मेजर से ही हमारा मेन मतलब होता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।